चलिए स्टार्ट करते हैं कि यूके का जो फॉर्म है वो किस तरह फिल होता है। तो मैं जो ये लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप खुद भी जो है ना यूके का ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है gov.uk। तो आप ये सर्च करेंगे तो आप आएँगे वीज़ा एंड इमिग्रेशन के। आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से मैं जो है ना इनका जो मेन वेबसाइट है यूँ ये जो है ना यहाँ आके आपने नीचे आके तो यहाँ पर ये है नीचे आके यहाँ पर लिखा हुआ है कि वीज़ाज़ एंड इमिग्रेशंस। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके यूके विज़िट वीज़ा के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और उसके बाद चेक इफ़ यू नीड अ विज़िट वीज़ा, ये भी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। तो स्टार्ट नाउ करके उसके बाद आप कहाँ से है अपनी कंट्री बता देना। जिस तरह मैं पाकिस्तान से हूँ आप अपनी कंट्री बता देना जो भी है, और कंटिन्यू। उसके बाद देखते हैं आप किस वजह से किस रीज़न से आप जा रहे हैं यहाँ पर। इनका रीज़न जो है हमारा जो रीज़न है वो है टूरिज़्म। तो आपने टूरिज़्म पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद तो ये बोल रहा है कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपने बोलना है नहीं। तो जी आंसर आ गया है, एलिजिबिलिटी चेक हो गई है। आंसर आ गया है कि जी आप यू मे अप्लाई फॉर स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। तो आपका स्टैंडर्ड विजिटर वीज़े का जो है ना उन्होंने, तो आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड वीज़े पे क्लिक कर देना है। और अभी जो है आपने क्या करना है, अप्लाई फॉर स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा, इसके ऊपर आ जाना है। और नीचे जो है आप चेक करेंगे, ये कि आप नीचे करने हैं सारे वीज़े के जो है फीसिस और मैक्सिमम जो है ना लेंथ ऑफ स्टे जो बता रहे कि आप 6 महीने के लिए स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस है 115 पाउंड की। सही है, जो आप क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे। तो अप्लाई नाउ करके, अच्छा जी आप किस लैंग्वेज में, तो आपने इंग्लिश बता देना है और नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि बायोमेट्रिक आप कहाँ पर देना चाहेंगे। तो आप यूएई में है तो आपने यहाँ लिखना है। तो आपने यूएई को सेलेक्ट कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ही बायोमेट्रिक्स देंगे या कहीं और आप लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। तो आपने बोला कि नहीं मैं यूएई में रह रहा हूँ, यूएई में मौजूद हो, तो आपने इस पर सेलेक्ट कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। तो ये सब कुछ करने के बाद स्टार्ट नाउ कर देना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ईमेल, आपने अकाउंट बनाना है। तो अकाउंट जो है, अच्छा जी, ये पहला स्टेप आपने ईमेल दे देना है और नीचे अपने पासवर्ड क्रिएट कर देना है। तो आपका अकाउंट जो है ना क्रिएट हो जाएगा। सही है। तो ये पूछ रहा है कि आपका ईमेल एड्रेस किसी और का है या आपका है। तो आपने यू कर देना है और सेव कर देना है। अगर आपके पास ये पूछ रहा है कि आपके पास कोई एडिशनल ईमेल है तो आपने कर देना है आपने कर देना है नो। तो अगर आपके पास दूसरा भी कोई जो है वो सपोर्टिंग ईमेल है या कोई अल्टरनेट ईमेल है तो आप इसको वो डाल सकते हैं या फिर आपने नो कर देना है। अच्छा जी, ये अब स्टार्ट हो रहा है आपका फ़ोन नंबर से। सही है। तो अपना जो है फ़ोन नंबर सबसे पहले डाल दीजिए। कोई भी मैं नंबर डाल रहा हूँ लेकिन आपने जो है ना अपना नंबर डाल दीजिए। सही है। तो ये आपका यूएई का नंबर हो गया है। ये पूछ रहा है कि ये आपका नंबर जो है यूएई में यूज़ हो रहा है या यूएई से आउट भी यूज़ हो रहा है। तो आप सॉरी यूके में बोल रहा है। तो आपने ये सेलेक्ट करना है क्योंकि आपका जो ये नंबर है ये आउट ऑफ यूके है। ये पूछ रहा है कि आपका ये नंबर यूके का है या फिर आउट ऑफ यूके का है। तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये यूएई का नंबर है। तो उसके बाद आपका होम टेलीफोन को जो भी वो बोल रहा है ये नंबर है तो आप डिस्क्राइब कर लीजिए। आपने मोबाइल पे क्लिक कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। अच्छा जी, अनदर जो बोल रहे हैं, अगर आपके पास कोई दूसरा नंबर है तो मैं करूँगा नो। अगर आप डालना चाह रहे हो तो आप अपने घर का नंबर भी डाल सकते हैं लेकिन मैं सेव करके कंटिन्यू कर दूँगा। वो बोल रहा है कि हम आपको रीच आउट करेंगे, तो आप किस तरह रीच आउट चाहेंगे। तो आपने सबसे पहले वाला जो है ना सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर आपने अपना गिवन नेम दे देना है, यहाँ पर फैमिली नेम दे देना है और नेक्स्ट कर देना है। तो अनदर नेम, अगर आपके पास कोई और नेम है तो आपने बोल देना है नहीं मेरा सिर्फ एक ही है। तो वो जेंडर पूछ रहा है तो आप मेल सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट कर लीजिए। सॉरी, आपने जो है ना इधर भी रिलेशनशिप, आप सिंगल, अगर आप मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट कर लीजिए।
तो उसके बाद जो है एड्रेस पूछ रहे घर का, तो अपना जो है एड्रेस जो है पूरा दे देना। और अपना जो भी आपका यूएई में एड्रेस है ये अपनी अगर है आपके पास पोस्टल कोड तो डालना, अदरवाइज ये जो है ना ऑप्शनल है। कंट्री आपने डाल देने हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओके। तो उसके बाद दिस एड्रेस इज़ ऑल्सो, तो आपने येस करना है और नेक्स्ट करना है। तो ये जो पूछ रहा है कि इस जो आपने एड्रेस डाला है इस प्रॉपर्टी के बारे में पूछना चाह रहा है कि वो आप कितने अरसे तक यहाँ इसमें रह चुके हैं। तो आप साल ईयर्स डाल के तकरीबन जितने भी साल आप रह चुके हैं यहाँ पर आप डाल सकते हैं। सही है, आपने ख़रीदी हुई है या आई रेंट इट, सो आपने जो भी आपके हिसाब से है वो आप चूज़ कर लेना। मैं रेंट की है तो मैंने रेंट का सेलेक्ट किया हुआ। नेक्स्ट के बाद आपके पासपोर्ट नंबर आप डालेंगे और उसके बाद जो है अच्छा उसके बाद ये पूछ रहे हैं आपका पासपोर्ट, तो अपना पासपोर्ट का नंबर इधर डाल लीजिए। मैं कुछ भी डाल लेता हूँ, सही है। तो आपने जो भी अपना पासपोर्ट नंबर है वो डालना है। और किस अथॉरिटी से इशू है, पाकिस्तान से मेरा हुआ है। तो उसके बाद आपका जो है डेट ऑफ इशू डेट जो है, जो पासपोर्ट का जो है इशू डेट है वो आप लिख लेना। जिस तरह के जो आपका है वो आप लिख लेना। एक्सपायरी भी आप लिख लेना कि कब तक वो एक्सपायर होगा। तो आपको तो नेक्स्ट कर देना। अब ये आइडेंटिटी कार्ड का पूछ रहा है। अगर आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है तो आपने आइडेंटिटी कार्ड का नंबर डाल देना है। मेरे पास नहीं है तो मैं नो करूँगा। अगर आपके पास है अगर इंडियन है, इंडियन का कोई राशन कार्ड क्या पता नहीं कुछ मतलब आपके कंट्री का जो आपका जो कार्ड होता है, एमरेट्स आईडी की नहीं ये पूछ रहा है। ये सिर्फ पूछ रहा है कि आपके बेसिक कंट्री का जो है उसका जो कार्ड की वो बारे पूछ रहा है। सही, तो मैं नो करूँगा और मैं नेक्स्ट करूँगा। अच्छा यहाँ पर ये पूछ रहे हैं आपकी नेशनलिटी और डेट ऑफ बर्थ जो है वो पूछ रहे हैं। तो आपने जो है ना अपना इधर कंट्री लिखना है। तो आपने अपने कंट्री लिख लेना है जो भी है आपकी कंट्री। मेरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान लिख लेता हूँ। कंट्री ऑफ बर्थ लिख लेना है, तो वो भी पाकिस्तान है। नेशनलिटी और कंट्री ऑफ बर्थ ये दोनों आपने यूँ अपना लिखना है। प्लेस ऑफ बर्थ वो पूछ रहा है तो आपने जो भी है वो लिख लेना है। मैं ये लिख रहा हूँ। तो आपका डेट ऑफ बर्थ, अब फॉर एग्जांपल आपका जो है ये फॉर एग्जांपल इन्होंने लिखा हुआ है कि आप इस तरह से लिखेंगे। सही, तो अपना जो है ना पैदा डेट ऑफ बर्थ लिख लेना। मैं फॉर एग्जांपल डाल रहा हूँ सही हो गया। तो डेट ऑफ बर्थ अपना यहाँ पर डाल दीजिए, नेक्स्ट कर लीजिए। अगर आपके पास कोई और नेशनलिटी है इसके बारे में पूछ रहे हैं, मेरे पास नहीं है तो नो और यस कंटिन्यू। तो आप ये टेम्प्रेरी वीज़ा है। बाय द वे यूएई में जो आप काम कर रहे हैं ये टेम्प्रेरी टीआरसी होता है। ये जो होता है आपको रिन्यू होता है। सही है, ये परमानेंट रेजिडेंसी नहीं होती है। ये आपको ये सबसे पहला वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे और ये वैलिडिटी पूछ रहे हैं कि एक्सपायर कब हो रही है। तो आपने वो डेट डाल देना है कि ये कब एक्सपायर हो रही है। तो जो भी आपकी वीज़े की एक्सपायरी है वो आप डाल दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। अच्छा ये आपका स्टेटस क्या है वहाँ पर, तो आप एम्प्लॉयड है तो आपने ये कर सेलेक्ट कर देना है, सेव कर देना। तो ये आपके एम्प्लॉयर के बारे में अभी डिटेल पूछ रहे हैं। तो यहाँ एम्प्लॉयर का नाम डाल दीजिए। मैंने फॉर एग्जांपल ये डाल दिया है। फिर आप यहाँ पर उसका जो है ना एड्रेस डाल दीजिए एम्प्लॉयर का, और कहाँ पर होता है। आप दुबई में होता है। उसके बाद प्रोविंस यूएई है या दुबई है, हाँ है। उसके बाद हाँ कंट्री जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। तो अब आपने यहाँ पर अपने एम्प्लॉयर का नंबर डाल देना है और उसके बाद आपने जो है उसका जब से आपने वो काम स्टार्ट किया हुआ है तो वो मंथ और ईयर डाल देना है। जिस तरह के जो भी आपका, तो सही हो गया। ये आपने इस तरह नंबर डाल के अपना स्टार्टिंग डेट डाल के सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, आगे बढ़ो। तो ये आपके जॉब टाइटल के बारे में पूछ रहा है कि आपकी क्या जॉब थी। तो आप देख सकते हैं जो भी आपके वीज़े के ऊपर आपकी पोजीशन लिखी हुई है वो आप लिख सकते हैं। सेल्स लिखी होगी,
सही है। तो ये सेल्स या जो भी लिखी है आपकी पोजीशन के बारे में पूछ रहे हैं। आपका जो है सैलरी कितनी है ईच मंथ की, तो ये पूछ रहा है। तो आप जो भी सैलरी है आप लिख लेना। मैं 5,000 फ़िलहाल लिखता हूँ एग्ज़ाम्पल। डिस्क्राइब भी कर सकते हैं अपने जॉब को कि आप क्या काम करते हैं। तो आप सेल्स करते थे कि आप इंक्वायरी या जो भी है, सही है। और जो भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और नेक्स्ट ये पूछ रहे डू यू हैव एनी इन्वेस्टमेंट सेविंग्स, तो आपने येस कर देना है। कितनी सेविंग्स है आपके पास, उसको आप पाउंड में बता देना। तो जो भी आप पाउंड लिखेंगे आपकी मर्जी है। मैं 2,000 सपोज लिखता हूँ कि मेरे पास सेविंग है जो आपके अकाउंट में है, उनको आपने कन्वर्ट करके जो फिगर बनता है वो यहाँ पर आपने डालना है। सही हो गया, तो ये आपने सेव कर देना है यहाँ से। और डू यू हैव अनदर इनकम, अगर आपके पास कोई और इनकम भी है, आई डोंट हैव अदर एनी इनकम और समथिंग, तो आप अगर आपके पास नहीं है तो नहीं करो। अगर आपके ऊपर कोई और इन्वेस्टमेंट है तो उसके उसको भी आपने एक्सप्लेन कर देना है। सही है, तो ये आपने नेक्स्ट कर देना है यहाँ से। तो अभी ये आपके ट्रिप के कोर्स के बारे में पूछ रहा है कि आप कितना जो है ना इस ट्रिप के ऊपर स्पेंड करेंगे। तो आपने जो भी है, जो आपका फ़्लाइट है, जो आपका होटल है, जो आप ख़र्चा करेंगे वहाँ पर, वो सब जो है ना उसका हिसाब लगा के, रफली हिसाब लगा के उसको जो है ना आपने यहाँ पर लिख लेना है। सपोज़ आप यूँ लिख लेना 10,000 तो 5,000 6,000 की आपको जो है ना टिकट बहुत महंगी होती है, 4-5 हज़ार की आपको टिकट पड़ेगी। तो उसके बाद होटल आपका 2 से 3 हज़ार का पड़ेगा। बाकी जो पैसे हैं आपके वहाँ पर खर्चे पे हो जाएंगे। तो मेरे अंदाजे से तो अगर आप 10,000 लिख रहे हो कि तो अच्छा रहेगा। बाकी आप देख ले, इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कम भी लिख सकते हैं। यूके इन चीज़ों के बारे में, आपके बैंक स्टेटमेंट के बारे में बहुत ही जो है ना वो डिटेल से हिसाब वगैरह लगाते हैं। और इसी रीज़न के ऊपर जो है ना अक्सर जो है ना वीज़ा जो कैंसिल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, इसी रीज़न के बारे में होता है कि आप अकाउंट में आपकी सैलरी कितनी आ रही है और आप जो है स्पेंड कितना कर रहे हैं। सही है। अच्छा जी, अभी यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, ये पूछना चाह रहा है कि आप रेगुलर कितना पैसा स्पेंड करते हैं अपने खर्चे, मतलब आपका खर्चा कितना है यूएई में। तो वो आपने लिखना है। सपोज़ आपकी 5,000 की सैलरी है, आपको 2,500 जो है आपका जो रेंट जा रहा है, तो आपने वो प्लस कर देना है। रेंट के बाद आपका जो खर्चा जा रहा है तकरीबन, बाकी आप उससे हिसाब लगा लीजिए, तो जो बचता है उस वो आपने लिखना है। तकरीबन आप यूँ लिख लीजिए 4,000 तक मेरा खर्चा होता है हर महीने। लेकिन वो आपने जो सेविंग लिखी हुई है उसका भी वो लोग हिसाब लगाते हैं कि आप के पास कितनी सेविंग है। इसके बाद हर महीने के बाद आपके पास 1,000 दिरहम बचता है, तो वो कितने महीने तक, कितने साल तक आपके अकाउंट में जमा हो रहा है, और आपकी जो सेविंग है उतनी ही है जितनी आप शो कर रहे हैं कि इतना मैं सेव कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों का जो है ना आपने बहुत ख्याल रखना है। और आपने जो भी आपका जो खर्चा आ रहा है वो यहाँ लिख लेना है पर मंथ, और नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपका जो ये ट्रिप है वो कौन स्पॉन्सर कर रहा है, मतलब उसका खर्चा कौन उठा रहा है। कोई और आपके खर्चा, आपका जो जितना भी ये पेमेंट है वो करेगा, या फिर आप खुद कर रहे हैं। तो आपने नो करके इसको, कि कोई और नहीं कर रहा है, मैं खुद कर रहा हूँ, तो इसको नो कर देना है और आगे बढ़ना है। ये अभी आपके ट्रिप के डेट के बारे में पूछ रहे हैं कि आपकी अराइवल डेट क्या होगी, आपकी डिपार्ट डेट क्या होगी। तो मतलब ये बेसिकली आपके ट्रिप के बारे में पूछ रहा है। तो आपने अपना जो प्लान डेट है वो आपने बता देना है कि मेरी जो प्लानिंग है, मैं पहुंच रहा हूँ 20 मार्च को या 20 फरवरी को। सही है। सही है कि ये मेरा है अराइवल डेट, और उसके बाद तकरीबन 10 से 15 दिन बाद आप एग्ज़िट करेंगे। तो आपने यहाँ पर 30 लिख लेना है। 10 सपोज़ आपको कर रहा है 10, 6 और 24 मीन्स 24, नहीं सपोज़ आप यूँ जो है ना आपका वो करा, तो इसको जो है नेक्स्ट कर दीजिए। तो आपने ये ये अच्छा, ये भूलना मत, ये जो आपने डेट डाले हैं ये आप होटल भी इसी से करेंगे, इसी से वो करेंगे। और बाकी भी जो है आपने एनओसी में वो डेट मेंशन करनी है। अच्छा, यहाँ पर ये बोल रहा है आप कौन सी लैंग्वेज जो है प्रेफर करेंगे, अगर बात की जाए तो आपने इंग्लिश करना है। नेक्स्ट, अब ये यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका मेन रीज़न जो है वो क्या है, तो आपने टूरिज़्म सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सेव कर देना है। यहाँ पर भी दोबारा ये सवाल आ रहा है मेन रीज़न, तो आपने टूरिज़्म करना है और आगे बढ़ना है।
क्या-क्या करेंगे, क्या-क्या एक्टिविटीज़ है जो मतलब आप कहाँ-कहाँ घूमेंगे यूके में, तो आपने पूरा जो है ना वो एक्सप्लेन कर देना है इधर। अच्छा, याद रखिए ये 500 करैक्टर जो है मतलब इसकी जो है मतलब बहुत लंबा नहीं लिखना है, ये सिर्फ़ 500 वर्ड की ही लिखना है आपने, सही है? तो बेसिकली आपने एक्सप्लेन करना है कि आप किस रीज़न से आ रहे हैं, तो आपने अपना टूरिस्ट जो रीज़न है वो सही से एक्सप्लेन करना है, तो आपने इसको सेव कर देना है, आगे बढ़ना है। अभी जो है आपके इंडिपेंडेंट पूछ रहे हैं कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई डिपेंडेंस है कि आप उनको जो है ना आपके बच्चे हो या आपके भाई बहन या मदर फादर जो भी है, तो आपने लिखना है अगर आपके पास आपके ऊपर डिपेंड है कोई, तो आपने येस कर देना है और आगे फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन मैं नो कर रहा हूँ तो आप लिख सकते हैं जो भी है। ये आपके मदर एंड फादर के बारे में पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले आपने अपने मदर का नाम लिख लेना है, सपोज फातिमा जो भी है। फैमिली नेम भी लिख लेना है, फातिमा खान जो भी है। तो अपना जो है मदर का नाम आपने लिख लेना है और यहाँ पर उसका जो है ना डेट ऑफ बर्थ बता देना है। तो जो भी उसका डेट ऑफ बर्थ है वो आपने लिख लेना है, 1996 जो भी है वो अपने मदर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखना है। कंट्री और नेशनलिटी लिखना है, सही है? बोल रहा है यही आपकी नेशनलिटी, आपने बोला येस और आगे बढ़ाना है। अभी आपके फादर के बारे में पूछ रहे हैं तो आप अपने फादर का नाम लिख लीजिए। मैं फॉर एग्जांपल फ़ारूक खान मैंने लिख लिया है। डेट ऑफ बर्थ भी आप लिख लें उसका, जो भी डेट ऑफ बर्थ उसकी है तो वो आप लिख लें। और कंट्री है, सही हो गया। तो नहीं, इनके पास कोई और नेशनलिटी नहीं थी, तो एक ही नेशनलिटी है पाकिस्तान की और ये वो बोल रहा है आपका कोई यूके में है, कोई फैमिली मेंबर आपका यूके में है, मेरा नहीं है तो ना। ये बोल रहे हैं आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू जा रहे हैं जिस ग्रुप है पूरा, या फिर आप इंडिविजुअल जा रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, आप मैं इसको नो करूँगा क्योंकि मैं इंडिविजुअल अकेले जा रहा हूँ, तो इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अगर आप किसी और दोस्त के साथ जा रहे हैं तो उसका आप बता देना है मैं किसी और के साथ नहीं जा रहा हूँ और नो कर दूँगा और कंटिन्यू कर दूँगा। अच्छा जी, जो मैंने आपको बताया था कि आपको होटल की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपकी ये आपने येस ही करना है और आगे जाके अपना जो है होटल का जो है वो एड्रेस दे देना है। ये देखो होटल का एड्रेस आ गया है, लेकिन मैं क्या करूँगा क्योंकि अभी मैंने बुकिंग नहीं की है, मैं एग्जाम्पल वो कर रहा हूँ, तो मैं इसको ये देखो आपने यहाँ पर होटल का नाम वगैरह सब कुछ लिख लेना है, सही है? कॉन्टैक्ट, तो यूके में जो होटल का जो एड्रेस है वो आपने लिख लेना है, अराइवल डेट वगैरह सब कुछ वो जो आपने की हुई है वो कर देना है। लेकिन मेरे पास नहीं है फ़िलहाल बुकिंग, तो मैं इसको क्या करूँगा, फ़िलहाल मैं नो कर रहा हूँ, लेकिन आपने येस करना है और एड्रेस डालना है, सही है? ये पूछ रहे हैं कि आप कहाँ स्टे करेंगे, तो आप यहाँ पर होटल डाल सकते हैं, अपना होटल का जो है ना मुकम्मल एड्रेस डाल सकते हैं। आई विल स्टे इन लंदन ब्ला 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 एड्रेस। यहाँ पर आपने एड्रेस लिखना है, सही है? अब ये बोल रहे हैं यूके ट्रैवल हिस्ट्री, अगर आपके पास यूके की ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर पास्ट 10 ईयर में आपके जो है ना पहले यूके आ चुके हैं, नहीं आए हैं तो नहीं, मैं नहीं आया हूँ, अगर आप आए हैं तो यस, मैं इसको सेव कर दूँगा। अगर आप यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूज़ीलैंड, ये कंट्रीज़ लिखी हुई यूरोपियन एरिया में अगर आप पहले जा चुके हैं, तो उसका आप अगर आप 1 मरतबा जा चुके हैं तो 1 मरतबा, 2 मरतबा से 5 मरतबा, 6 मरतबा मैं नहीं गया हूँ, तो मैं 0 कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अच्छा जी, ये पूछ रहे हैं अगर वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री जो अगर आप पिछले 10 साल में किसी भी कंट्री में पूरी दुनिया में जब गए हो, तो आप यूके वगैरह को ये इसके अलावा की आपने ऑलरेडी इसका बोल दिया कि आप नहीं गए हो, तो इनको इसके अलावा की बात कर रहे हैं। तो ये आपने बोलना है हाँ या येस आई गो। सो आपने जो है ना वो कंट्रीज़ के नाम पूरे जो है ना वो जो मैंने आपको बताया था वो आपने डिटेल से वो बता देना है कि कौन सी कंट्री पर गए हो। सपोज़ यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, सबसे पहली कंट्री ये पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री में गया, डिटेल ऑफ द चीज़ आपने
मैं तुर्की की बात कर रहा हूँ कि तुर्की में गया था। तुर्की तुर्की तो मैं तुर्की गया था। ये तुर्की का मैंने जो है ना वो डाल दिया। ये टूरिज्म के पर्पज से मैं गया हुआ था। कब गए हुए थे? सपोज मैं गया हुआ था दिसंबर में 2020 में गया था सपोज, और आया हुआ था मैं 20 12 जो भी। ऐसे ये फॉर एग्जाम्पल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपने जो भी कंट्री, जितने भी कंट्रीज है, आपने 1 बाय 1 डाल देना है। जिस तरह के फर्स्ट कंट्री मैंने ये डाल दिए, सेव कर दिया है। आगे अनदर कंट्री, अगर आप किसी और में गए हो तो अगर आप गए हो तो एक एक कंट्री का जो है डिटेल डाल दिया होगा। बाकी मैं डिटेल और नहीं डालूंगा। बाकी अगर आप गए हो, जितनी कंट्रीज गए हो वो आपने डाल देना है। मैंने यहाँ से नो कर दिया है और सेव। अच्छा, ये इमिग्रेशन हिस्ट्री पूछ रहा है कि आपकी पहले रिफ्यूज़ल आई है। तो मेरी आई है तो मैं रिफ्यूज़ को येस करूँगा। झूठ कभी मत बोलना। जहाँ से आपको रिफ्यूज़ल आया है, पूरी जो है वहाँ की जो है ना आपको पास प्रूफ होनी चाहिए, और आपने येस करके जो है ना वो रीज़न बता देना है आगे जाके। सही है। तो जिनके रिफ्यूज़ल नहीं है तो वो आप नो कर देना है, तो आपने सेव कर देना, आगे बढ़ना है। जिनकी आई है वो जो है ना वो रीज़न दे, उसको येस कर दे, वो कंट्री का नाम लिख ले, वहाँ पर आएंगे। जिस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू। देखो, अब बोल रहा है कि वो जो प्रॉब्लम थी, जो मसला था, जो आपका क्या हुआ था, तो आप आई वाज रिफ्यूज ट्राइंग टू बॉर्डर, और ये सब कुछ तो नहीं है। एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुआ था, तो आपने एप्लीकेशन रिफ्यूज़ पे क्लिक करके कंट्री का नाम लिख देना है। जिस तरह के जर्मनी अगर आप लिख रहे हो, सही है। तो उसके बाद ईयर और जो है ना मंथ और ईयर वगैरह भी आपने लिख लेना है, और यहाँ पर डिटेल दे देना है। रीज़न, गिव रीज़न व्हाट हैपेंड। सही है। तो आप डिटेल दे सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी रीज़न थी वो आप वहाँ से पढ़ लेना और यहाँ पर डाल देना। तो ये आप इस तरह करके सेव कर देना है। तो जितने भी रीज़न आए हैं वो जो आए थे वो आपने पूरे कर देने हैं। और आप ये बोल रहे हैं कि और भी था, आपने जितने भी आपके रिफ्यूज़ल लगे सबके अगर है तो फिर डालो। मैं और मज़ीद नहीं डालूँगा, आप डाल सकते हो। मैंने एक एक का एग्जांपल दे दिया है, तो आप डाल दीजिए। अगर आपके पास बाकी रिफ्यूज़ल है तो मैं नो करके सेव कर देता हूँ। ब्रीच ऑफ द यूके इमिग्रेशन लॉ, अगर आपने कहीं इमिग्रेशन के लॉ को ब्रीच किया हुआ है, सही है। तो इसके बारे में वो पूछ रहा है कि अगर आप किसी भी कंट्री में इलीगल रह चुके हो, या फिर आप और स्टे हो चुके हो, जो भी चीज़ है, तो आपने अगर अगर हो चुके हो तो सही है। अदरवाइज तो आपको क्लीन क्लीन ही होना चाहिए। तो आपने नो करना है, आपने ब्रीच नहीं किया है, और यस सेव करके आगे बढ़ना है। अच्छा, ये बोल रहा है कि आप अगर किसी क्राइम में कन्विक्ट हो चुके हो, तो अगर आपने कोई जुर्म किया है, तो आपने यहाँ पर कोई जुर्म नहीं किया है। आई नेवर हैड एनी इशू ऑफ दिस, सो आपने यस कर देना है। सेम। वॉर क्राइम अगर आपने किया है, मैंने कोई वॉर क्राइम नहीं किया है। आई हैव रीड ऑल दिस। देखो, वॉर क्राइम के इसने टर्म एंड कंडीशन डाला है कि किस किस वॉर क्राइम कंसिडर किया जा सकता है। तो जो आपने इसमें जो भी किया हो तो आपने येस करना है, रीज़न देना है। और अगर आपने नहीं किया तो नो, मैंने कुछ भी नहीं किया, तो मैं इसको सेव करके आगे बढ़ूँगा। ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ रहा है। एक एक को पढ़ के जो है ना उसको आपने आंसर देना है। अच्छा, ये जो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आप किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में, किसी भी कंट्री में आप आपने कोई टेररिस्ट एक्टिविटी की हुई है, इन्वॉल्व है, तो मैं नहीं हूँ, मैं नो करूँगा। ये बोल रहा है कि अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया हो, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाली जो भी है, उसमें अगर आप कन्विक्ट भी जो भी है, तो आपने कुछ इस तरह काम किया है, तो आपने नो करना है। आपने कुछ भी नहीं किया, ये सब आपने नो ही करने हैं। ये सिर्फ डिक्लेरेशन है, सही है। तो ये पूछ रहा है कि अगर आपने कोई और आपका कोई और क्रिमिनल रिकॉर्ड है आपकी कंट्री या कोई और आउट ऑफ कंट्री जहाँ भी है, तो आपने नो कर देना है। आप बिल्कुल क्लीन हो तो नो कर देना है। और येस आई हैव ऑल रीड इंफॉर्मेशन, ये आपने येस करके अब ऑफ करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ये एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ रहा है। तो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये जो है ना, आपने ये भी सारे नो करने हैं। तकरीबन ये है, आई हैव रिकॉल्ड द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। ये आपके करेक्टर के बारे में अभी पूछ रहे हैं कि आप किस करेक्टर के बंदे हो, तो आपने जो है एक एक पढ़ना है। तो ये पूछ रहा है कि अगर आप जहाँ काम कर रहे थे या कर रहे हो, उसका कोई लिंक तो नहीं है किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या उसके कंट्री और अलाइज के साथ, या जो भी कोई ऐसे आप कंपनी में काम कर रहे हो जिसके जो है लिंक ख़तरनाक है, तो आपने नो कर देना है। और दूसरा जो है
अच्छा, ये पूछ रहा है अगर आपने कोई और ऐसा काम, कोई भी आपने ऐसा कोई काम किया हो जो जो है वो लोग बोलते हैं कि ये अच्छे करेक्टर, अच्छा काम नहीं है या अच्छा करेक्टर नहीं है, और जिसकी वजह से आपका करेक्टर ख़राब हो, ये वो। आपने कोई ऐसा काम किया है? नहीं, आपने नहीं किया तो आपने नहीं करना है। वो बोले कोई और आपने बताना हो अपने बारे में कि आपका जो कोई करेक्टर अच्छा ना हो, ये वो, तो आपने कुछ भी नहीं बताना है, आप बिल्कुल ओके हो। नो, सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, ये एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है कि अगर आपने कोई इनमें से किसी में काम किया हुआ है, मतलब अगर आप आर्मी के बंदे हो या फिर आपने कभी जो है वो सर्विस मिलिट्री में हो, में रह चुके हो, या जो भी आपने जो अगर आप इंटेलिजेंस में, अगर आप जो है ना सीक्रेट पुलिस वगैरह, इन सब में से आपने ये नीचे आके आई हैव नॉट वर्कड एनी ऑफ दिस जॉब लिस्ट, तो आपने जो है ना अब में से क्लिक कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ये बोल रहा है कि अगर आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो जो कि कहीं आपको ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा है और आप उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, तो आप इसको इधर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं ऐसे ही कुछ डाल रहा हूँ ब्ला 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 एप्लीकेशन के लिए, लेकिन आपने अगर आपने कोई एडिशनल आपका कोई रिक्वेस्ट है या जो भी चीज़ है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जो आपको ऑप्शन में कहीं ना दिखा हो। सेव एंड कंटिन्यू। और ये बोल रहा है चेक योर आंसर अगेन, बोल रहा है डबल चेक कर लो। ये देखो सारा सब कुछ लिखा हुआ है, पूरा फॉर्म लिखा हुआ है, नीचे तक आप आएंगे और आपने क्या करना है, कंटिन्यू। तो आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में आ जाते हैं जी। डॉक्यूमेंट जो है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हो गए, आपके अदर डॉक्यूमेंट हो गया, तो ये सारे जो है ना मैं आपको अब डिटेल से बताऊंगा। और ये बोल रहा है कि किस जो है ना साइज़ में होने चाहिए, A4 साइज़ में होना चाहिए, और इसका जो है ना एमबी साइज़ भी लिखा हुआ है M4, इसका जो है ना मैक्सिमम एमबी जो है ना एक उसका होता है। तो इसको क्या करना है, पासपोर्ट जो है, पासपोर्ट आप जो मेन जो है वो पासपोर्ट ट्रेवल डॉक्यूमेंट ये आपके पास होना चाहिए, आपका पासपोर्ट ये जो है मैंडेटरी है। अदर डॉक्यूमेंट जो है उसमें जो है एविडेंस ऑफ फंड, जिस तरह के आपको मैंने बताया था कि अपना जो है आपने एक्सप्लेन करना है फाइनेंशियल मींस, जैसे आप के पास कितनी सेविंग्स है, और आपके कितने कोई ज़मीन जायदाद वगैरह के कागज़ है, या कोई आपका बिजनेस है, जो भी चीज़ है, इन्वेस्टमेंट है, उन सब के जो है ना प्रूफ आपने एविडेंस देना है। तो ये भी आपको मैंने डिटेल से बता दिया था। और ये बोल रहा है कि अगर आप किसी और कंट्री में हो, वहाँ से अगर आप कर रहे हो, जैसे कि आप रेजिडेंस हो, तो आपने इस पे लाजमी क्लिक करना है, क्योंकि आप यूएई में काम कर रहे हो और आपके पास जो है यहाँ का वीज़ा है, पासपोर्ट सॉरी यहाँ का वीज़ा है और एमएस आईडी है, तो आपने इसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। ये कुछ कंडीशन, विजिटर कंडीशन बोल रहा है कि ये कंडीशन आप इसको एग्री कर लीजिए। ये टर्म एंड कंडीशन के ऊपर बेसिकली आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको आपको पढ़ने की मैं बोल रहा हूँ कि मतलब आप अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ लें, लेकिन ये सिर्फ यही बोल रहा है। मेन चीज़ें उसकी यही, यू कैन बी डिटेन, अगर आपने कोई अगर वहाँ पर विजिटर, वहाँ पर काम अलाउड नहीं है विजिटर पर, विजिटर वीज़े पर ये चीज़ें हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये आप नहीं कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में, कंडीशन के बारे में बताया, आपने इनको रीड करके कंटिन्यू कर देना है। अब डिक्लेरेशन आ गई है ये, आपने सबसे पहले इसमें से आपने कंफर्म करना है दैट यू आई एम द एप्लीकेंट एज 18 और अबव, आप 18 साल से ऊपर है और मैं ही मेन बंदा हूँ जो अपने लिए वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ। और इसके नीचे वाले एप्लीकेशन है उनमें से किसी को भी, अगर आप किसी के लिए कर रहे हैं तो आप जो है ना सबमिटिंग द फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट, अगर आप किसी के लिए कर रहे हैं तो आप इसको लिए इस पे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अपने लिए खुद कर रहे हैं तो आप इसको सेलेक्ट करके एक्सेप्ट दी अबव। तो बोल रहे हैं आंसर चेक कर लीजिए, आपने चेक कर लीजिए, डिक्लेरेशन कंफर्म, डिक्लेरेशन एक बार तो आप फिर से कंटिन्यू कर लीजिए, रीड कर लीजिए। ये भी आपने नीचे आके ये देखो, ये आपने 6 मंथ का वीज़ा जो है सेलेक्ट किया हुआ है, इसको भी आप सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़े। ये आपको पेमेंट बता रहा है कि जो है आपका जो स्टैंडर्ड वीज़ा है उसकी पेमेंट जो है $151 है टोटल से ये, और 115 पाउंड जो है वो पाउंड में आ रहा है, और 151 जो है $US में आ रहा है ऐसे ही। और ये बोल रहा है 15 वर्किंग डेज होते हैं बायोमेट्रिक अटेंड करने के लिए। आफ्टर बायोमेट्रिक आप जो है ना ये पेमेंट करने के बाद आप बायोमेट्रिक 15 दिन के अंदर दे सकते हैं।
तो जब ये आप पेमेंट कर देंगे तो आपको ईमेल कर देंगे कि आप अभी बायोमेट्रिक दे दें। तो आपके पास 15 दिन हो गए, उसके अंदर आपने बायोमेट्रिक देने हैं और उसके बाद आपका जो ये जो पेमेंट है वो रिफ़ंड नहीं होगा। उससे पहले अगर आप बायोमेट्रिक से पहले अगर आप कैंसल करना चाहो एप्लीकेशन को तो ये पैसे आपके वापस आ जाते हैं। सही है? ये बोल रहे हैं अच्छा यहाँ पर अब ये पेमेंट के बारे में इसने बता दिया है, ये टोटल पेमेंट बता दिया है और ये बोल रहा है कि अगर कंटिन्यू से पहले आप इस चीज़ों को अगर आप जो आपने डिटेल दे दिए हैं ये आप दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे तो आप जो है ना अगर दोबारा देखना चाहें तो आप वापस जा सकते हैं बैक बैक करके जो भी चीज़ें हैं। तो ये लास्ट जो है आपने कंटिन्यू और वो करना है, उसके बाद आप एप्लीकेशन को दोबारा एडिट नहीं कर सकते हैं। तो आपने अगर कुछ एडिट नहीं करना है, सब कुछ सही है, ओके है, तो आपने कंटिन्यू और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आप पेमेंट पर पहुँच जाएँगे, यहाँ पर आप पेमेंट कर लीजिए। ये देखें आपके पास क्या-क्या ऑप्शन है, ये है क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन और ये पेपाल का भी है, सही है? तो आपने पेमेंट कर देनी है, आप पेमेंट जैसे ही होती है तो आपको जो है ना एक ईमेल आ जाता है और ईमेल में जो है आपका कन्फर्मेशन वो आ जाता है, पेमेंट की कन्फर्मेशन। उसके बाद जो ईमेल आती है वो बायोमेट्रिक की आती है, पहले डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, उसके बाद आपको बायोमेट्रिक ईमेल आ जाती है और बायोमेट्रिक की ईमेल के ऊपर आप वीएफएस का जो है वो अपॉइंटमेंट आप लेंगे, वीएफएस जाएँगे और वहाँ पर आप अपने बायोमेट्रिक्स देंगे। तो मैं पेमेंट नहीं करूँगा, कैंसल कर रहा हूँ। सही हो गया। तो यहाँ पर देखिए अगर आप सोचना चाह रहे हैं एक मरतबा फिर भी तो आपने क्या करना है, ये आपका सेव हुआ पड़ा हुआ है, ये देखो आप जैसे ही आप इसको यहाँ पर वो करेंगे रिटर्न टू दिस एप्लीकेशन लेटर, अगर आप सोचना चाह रहे हो डॉक्यूमेंट पूरा करना चाह रहे हो जो भी चीज़ पूरा कर रहे हो वापस आके कंटिन्यू दो ये होगा आपका लास्ट स्टेप जब आप सब कुछ पूरे कर लो। अगर आपको लगे कि बस सब कुछ पूरा है आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं तो इसको आप कंटिन्यू करके, अदरवाइज़ तो फिर भी एक मरतबा अगर सोचना है कोई एनओसी में लेट देर सवेर कुछ भी होती है तो आप उसको लेटर इस पे क्लिक करके ये आपको ईमेल भी आप पे जो लिंक होता है ये आपका जो एप्लीकेशन का लिंक है जो आपने वो कर दिया, ये आप ईमेल भी कर सकते हो खुद को और रिटर्न टू दिस एप्लीकेशन लेटर और उसी टाइम पे भी आ सकते हो। सही है? जो यहाँ पर ये पीडीएफ आपका आपको दे देता है, पीडीएफ आप सेव कर सकते हो। यहाँ पर ये देखिए आपका सेव हो गया है जो भी आपने वो किया हुआ है। ये 10 हफ्तों तक तकरीबन ये एप्लीकेशन वैलिड रहेगी। अगर 10 हफ्तों से पहले जो है ना आपने पेमेंट करनी है और जो है ना ये एप्लीकेशन को कंटिन्यू करना है, अदरवाइज़ तो 10 हफ्तों के बाद ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी और आप तो दोबारा से नया जो है ना आपको एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा।